Welcome back to the new video of my channel Physical Education by Vipin Kumar. बच्चों, in this video we are going to cover up with the chapter number 3, yoga as preventive measure from lifestyle diseases. देखो, इसमें ओवरव्यू अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू योगा, जो कि मैंने खुद से ऐड किया हुआ, थोड़ा पता होना चाहिए योगा है क्या। और इसके बाद इंट्रोडक्शन टू वेरियस लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड रिकमेंडेड आसनास टू क्योर देम, मतलब कि लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं और उनमें क्या कंडीशन होती है और उनको ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेड आसन हैं योगा के। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ आसनास विच क्योर्स द लाइफस्टाइल डिजीजेस। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब होता है कि कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस जिनमें कुछ लोगों के लिए ये आसन रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं। और बेनिफिट्स मतलब के फ़ायदे उस आसन से रिलेटेड, और प्रोसीजर आपको बताइए उस आसन को परफॉर्म करने का जो प्रोसीजर उसकी बात हो रही है, उसके स्टेप्स लिखे हुए होंगे इसमें। तो प्रोसीजर तो हम योगा करके ही सीख सकते हैं, तो उन आसन को आप प्रोसीजर पढ़ के करके देखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं सबसे लास्ट में सिलेबस कवर करने के बाद एक योगा के इन आसन की खुद परफॉर्म करके या इंस्ट्रक्ट करके के आसन को परफॉर्म किस तरह से करना है एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा इफ़ आई विल गेट द टाइम बिफोर द एग्ज़ाम्स। तो कवर करते हैं आगे का सिलेबस। देखो, इंट्रोडक्शन टू योगा में योगा की एक बारे में इंट्रोडक्शन लिखी हुई है। इट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल। ये इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली जो सुप्रीम सोल है यानी कि परमात्मा है, या जिसको भी आप ऑलमाइटी मानते हो, जिसको पूजते हो, जिसको डेडिकेटेड करते हो अपनी लाइफ, उस परमात्मा से जब हमारा एक यानी कि अपनी इंडिविजुअल सोल का मिलन होता है, यानी कि हम उससे जुड़ जाते हैं, यूनिफाई हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं योग। योग मतलब होता है जुड़ना। ये एक संस्कृत वर्ड से ड्रिवन है जिसका नाम है युज। युज मतलब होता है टू जॉइन और टू बाइंड अप, ठीक है। तो इसी से ये ड्रिवन है। और योगा जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और जिसको सोसाइटी में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। बहुत ही एक लाइट चीज़ जिसको मानते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है जिससे कि बहुत सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी के ठीक हो सकते हैं अगर इसको रेगुलरली परफॉर्म किया जाए तो। कुछ इस तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर कंडीशंस बन जाती हैं ड्यू टू आवर रॉन्ग हैबिट्स। मतलब कि हमारा लाइफस्टाइल अगर गलत है, हम सही टाइम से सोते नहीं हैं, सही टाइम से उठते नहीं हैं, ठीक से खाते नहीं हैं, गलत सलत खाते हैं, या कुछ हमारी बुरी आदतें हैं, उठना बैठना और इस तरह की चीज़ें हमारी जो रूटीन है वो ठीक नहीं है, तो या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन लेने की आदत है हमको। इन सब चीज़ों की वजह से और ईटिंग हैबिट्स की वजह से हमारा कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर इस तरह का एक एनवायरनमेंट बनता है जिसमें कि हमारी बॉडी कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को एक्वायर कर लेती है। और वो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हमारी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5 लाइफस्टाइल डिजीज़ यहाँ पर जो है हमारे सिलेबस में CBSE ने दी हुई हैं जो कि हमें कवर करनी है, जिसमें कि ओबेसिटी सबसे नंबर 1 पर है, जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इंडियन सोसाइटी में भी आजकल तो, और USA जैसी कंट्रीज़ में तो ये बहुत ही ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 50% लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो ओबेसिटी में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट जो हमारी बॉडी के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में, जो कि इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो डेली एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज़ है उससे ज़्यादा हम कैलोरीज़ लेते हैं अपने खाने में और उनको फिर हम बर्न करते नहीं हैं, तो वो हमारी बॉडी पर
कुछ स्पेसिफिक जगहों पर खास करके जमा होनी शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो ओबेसिटी को क्योर करने के लिए कुछ आसन यहाँ पर रिकमेंड किए गए हैं, जैसे कि ताड़ासन, कटिचक्रासन, पवन मुक्तासन, मत्स्यासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, धनुरासन, उस्त्रासन, सूर्य भेदन प्राणायाम। एक प्राणायाम भी दिया हुआ है। तो प्राणायाम का मतलब होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी एक एक दी हुई है इनके लिए, वो हमें ध्यान में रखनी है कौन सी वाली किसके लिए है। जैसे कि सूर्य भेदना ओबेसिटी के लिए दी हुई है, तो ये हमें याद रखना है। इसी तरह से हम लोग बाकी जो डिसीजेज हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लेते हैं। जब हम बॉडी वेट की बात करते हैं तो हमें हेल्दी वेट और अंडर वेट और ओवर वेट की कैटेगरी का भी पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड आउट इन विच कैटेगरी वी फॉल, मतलब कि किस वेट कैटेगरी में हम आते हैं। तो यहाँ पर देखो एक टेबल गिवन है। इस टेबल में साफ साफ लिखा हुआ है जिसका BMI की वैल्यू लेस देन 18.5 आती है वो अंडर वेट है। नॉर्मल वेट कहलाता है 18.5 से 24.9 तक। 25 से 29.9 तक होता है हमारा ओबेसिटी क्लास 1। एंड इफ़ समवन इज़ गेटिंग द BMI वैल्यू एज 30 to 39.9, तो उसका जो है ओबेसिटी क्लास 3 कहलाता है कैटेगरी। और ओबेसिटी क्लास 2 कहलाता है। और ओवर 40, अगर किसी का मोर देन 40 आता है या 40 आता है, 40 या 40 प्लस आने पर उसकी कैटेगरी होती है ओबेसिटी क्लास 3। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा पहले भी। वेट जो होता है हमारा करंट बॉडी वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, बट हाइट शुड बी देयर इन मीटर। तो अगर सेंटीमीटर्स में दी हुई है, जैसे 6 फीट वाले इंसान की 183 सेंटीमीटर होती है, तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे 183 सेंटीमीटर को, तो 1.83 मीटर आ जाएगा। और 1.83 का स्क्वायर करके उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और करंट बॉडी वेट को डिवाइड कर देंगे उससे, तो ये हमारा इससे BMI निकल आएगा। तो थोड़ा सा यूनिट का कन्वर्जन अपने आप कर लेना। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो फीट में अगर दिया हुआ है आपको किसी की हाइट, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले इंचज़ में कन्वर्ट कर लें फीट को। सबको पता है 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। और 1 इंच की जो सेंटीमीटर होती है इक्वल टू होती है 2.54। तो 2.54 से नंबर ऑफ इंचज़ को मल्टीप्लाई करके हम सेंटीमीटर में हाइट निकाल सकते हैं, और उसको 100 से डिवाइड करके हम लोग मीटर में हाइट को पता कर सकते हैं, फिर फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक में इंसुलिन बनता है हमारा बट हमारी बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पाती, और एक हमारी डायबिटीज़ ऐसी है जिसमें कि इंसुलिन हमारा जो पैनक्रियाज है, जो कि इसका ग्लैंड होता है स्टमक के नीचे, वो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है, मतलब कि सेक्रेट ही नहीं करता है। तो ये जो डायबिटीज़ की कंडीशन है, इसको हम लोग पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करके अपने एब्डोमिनल जो रीजन है इसको स्टिमुलेट करके हम लोग थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ जो है बेसिकली क्या है कि ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो हार्मोन उसको कंट्रोल करता है वो ही हमारा कहीं ना कहीं प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, या फिर उसका एब्सेंस है हमारी बॉडी के अंदर, तो बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है इंजेक्शंस के थ्रू। तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है DIABETES। तो ये आप लोग ध्यान रखें। रिलेटेड ऑर्गन जो है, ग्लैंड जो है वो पैनक्रियाज है, ऑप्शनल क्वेश्चंस में आ सकता है MCQ में। और हार्मोन जो है इससे रिलेटेड वो होता है इंसुलिन। तो शुगर का लेवल हमारे ब्लड के अंदर जब बढ़ जाए उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। तो इसको क्योर करने वाले कुछ आसन बेटा यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर कटिचक्रासन,
पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, मंडूकासन, गोमुखासन और योग मुद्रा, उस्त्रासन और कपालभाति। ये कुछ आसन हैं जिनको करके हम डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आसन होंगे इसमें जो कॉमन है, जो डायबिटीज़, बैक पेन, ओबेसिटी, अस्थमा और ये इसको भी मतलब कि वो कर रहे हैं, 5 की 5 जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनको क्योर कर रहे हैं। जैसे कि हमारा भुजंगासन जो वो सब में आता है। तो इस तरह के कुछ कॉमन आसन जो हैं उनको मैंने एनलिस्ट करके उनका बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन और प्रोसीजर दिखाया हुआ है इसमें पीपीटी में। तो हम लोग उन्हीं को कवर करेंगे, जिससे कि हम शॉर्ट में कुछ ऐसे आसन कर लें जो सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ को जो कॉमन है उनके लिए। और बाकी थोड़े बहुत और हम बुक को रेफ़र करके पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। उसमें से मुझे जो लगता है कि बोर्ड में हमेशा सिंपल वाले आते हैं, तो जो इसके अंदर कवर नहीं हो रहे उसके अलावा कुछ सिंपल वाले देख लेना, जैसे कि ताड़ासन, भुजंगासन या फिर गौमुखासन या इस तरह के, जिसका डायग्राम बनाना इजी होता है। इस तरह के जो आसन है उनके बारे में ही एक क्वेश्चन 5 मार्कर में आ सकता है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इसलिए ज़्यादा चिंता मत करना इस चीज़ की। बस अभी समय कम है तो उस हिसाब से थोड़ा रेफ़र करके पढ़ लो। जिसने पहले से पढ़ा हुआ है और प्रैक्टिकल के टाइम पे इसकी तैयारी की है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। एस्थमा हमारी थर्ड लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो कि हमारे लंग्स से रिलेटेड रहती है। लंग्स हमारे ठीक से ऑक्सीजन को वो नहीं कर पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं इसमें, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील करता है इंसान और कफिंग को ट्रिगर करता है। विस्लिंग या वीजिंग साउंड आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शैलो ब्रीदिंग इंसान करने लगता है इसमें, इस तरह की सिचुएशन होती है। तो एस्थमेटिक अटैक जो है लोगों को कई बार आ जाता है जहाँ पे उनको सफोकेशन होती है, या एलर्जिक कफ भी किसी किसी को होती है, उनके साथ इस तरह की दिक्कत हो सकती है। कई बार लोगों को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से, वुड फायर से या स्प्रेज की वजह से भी हो सकता है, परफ्यूम्स की वजह से, या सोर थ्रोट या साइनस इन्फेक्शन भी इसके साथ जो है वो असिस्ट करते हैं, इसको कई बार अकम्पनी करते हैं। तो ये सब अस्थमा की कंडीशन है। अस्थमा को क्योर करने वाले जो आसन हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, उत्तान मंडूकासन, भुजंगासन, धनुरासन, उस्त्रासन, वक्रासन, कपालभाति जो कि एक प्राणायाम है, गौमुखासन, मत्स्यासन और अनुलोम विलोम भी एक प्राणायाम है, जिसका आपको पता ही है, बाबा रामदेव बहुत करते हैं इसको। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग इसको बोलते हैं, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। तो ये इसके लिए, अस्थमा के लिए बहुत बढ़िया रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से हम लोग थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड है तो इससे हम पता नहीं बच्चे क्या समझते हैं, बट हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं जब हमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जब बीपी हाई होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, और जिसको ज़्यादातर ओबेसिटी होती है उसको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। विसरल फैट जब बढ़ जाता है हमारे ऑर्गन्स के अंदर या वेसल्स के अंदर, तो उस कंडीशन में हमें ब्लॉकेज या थोड़ा सा हमारा ब्लड वो जो है वो ठीक हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम हमें आने लगती हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो तनाव फील होता है हमें और इरिटेबिलिटी फील होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को क्योर करने वाले बहुत सारे आसन हैं। इसमें हमारा आ जाता है ताड़ासन, कटिचक्रासन, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, सरल मत्स्यासन, गौमुखासन, उत्तान मंडूकासन, वक्रासन, भुजंगासन, मकरासन। देखो भुजंगासन तो हर एक में है ना, आँख मीच के लिख देना अगर कोई पूछे तो। मकरासन के बाद शवासन हो गया, नाड़ी शोधना एक प्राणायाम है, ठीक है। और अब आ गया हमारा शीतली प्राणायाम। तो इस शीतली प्राणायाम और नाड़ी शोधना प्राणायाम, इसमें दोनों हैं।
और नाड़ी शोधना तो बैक पेन के लिए भी होता है, तो उसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि आजकल तो देखो डॉक्टर बोलते हैं कि किसी का 140/90 mmHg है अगर, तो इसका मतलब वो नॉर्मल है, क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल का थोड़ा टेंस्ड है। हमने अपनी ज़रूरतें बढ़ा ली हैं, तो उसके हिसाब से हम काम भी ज़्यादा करते हैं ज़्यादा अर्निंग के लिए, और रिसोर्सेज ज़्यादा जुटाने की सोच रहे हैं, तो उसमें आजकल थोड़ा सा हाई रहने लग गया। लेकिन जो यूजुअल होता था एक ह्यूमन बीइंग का, ये होता था 120/80। लेकिन शहरों में और आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बिज़ी लाइफस्टाइल की वजह से ये हमारा नॉर्मल रहने लग गया है। इससे अगर ज़्यादा हो जाता है वो बहुत ज़्यादा गलत है हमारे लिए, हेल्थ के लिए, तो डेंजर में आ जाते हैं फिर हम। ठीक है जी। तो वो कहलाता है हाइपरटेंशन का पेशेंट। अब आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ बैक पेन एंड आर्थराइटिस। तो बैक पेन जो हमारे स्पाइनल जो प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड होता है। सर्वाइकल रीजन में अगर किसी को पेन है, थोरेसिक रीजन यानी मिड बैक में अगर किसी को पेन है, या स्लिप डिस्क है, या साइटिका है, इस तरह का कुछ किसी को प्रॉब्लम है वर्टेब्रल कॉलम में, लंबर बैक में स्लिप डिस्क है, या लंबर बैक में पेन रहता है, लंबर मसल्स जो होती हैं सपोर्टिव मसल्स, वो वहाँ पर मसल लॉस हो गया है ड्यू टू बैड पोस्चर्स, या जिस भी वजह से ज़्यादा देर खड़े रहने या ज़्यादा गलत पोस्चर में लेटने से, सोने से, गलत कुशन यूज़ करने से, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं हमारे बैक पेन को, जो कि बढ़ा सकती हैं या बैक पेन को इनिशिएट कर सकती हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। किसी को चोट की वजह से भी हो सकता है, इंजरी की वजह से। तो बैक पेन को, जो कि आजकल ना ओबेसिटी की तरह बैक पेन भी काफ़ी कॉमन है, और बैक पेन को हम लोग क्योर कर सकते हैं वक्रासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, ऊर्ध्वहस्तासन से, हस्तोत्तानासन से, उस्तरासन से, गौमुखासन से, मकरासन से, अर्ध सरल मत्स्यासन से, और भद्रासन से यानी कि बटरफ्लाई पोज जो होती है, नाड़ी शोधना प्राणायाम से। नाड़ी शोधना देखो यहाँ मैंने बताया था बैक पेन में भी आता है। ठीक है। नाड़ी शोधना सिमिलर प्राणायाम है, अनुलोम विलोम की तरह होता है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें हम ब्रीदिंग को अल्टरनेटली करते तो हैं, बट इसमें हम लोग थोड़ा होल्ड करते हैं बीच में, जबकि अनुलोम विलोम में हम ब्रेथ को होल्ड नहीं करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे आ जाते हैं प्रोसीजर्स ऑफ दोज कॉमन आसना विच आई हैव सिलेक्टेड सेपरेटली फॉर दीज 5 लाइफस्टाइल डिजीजेस, जो कि कॉमन है इसमें। ठीक है। ऐसे कुछ आसन मैंने इसमें लिखे हैं जो इन कई सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ में कॉमनली बार बार आ रहे हैं, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ और बैक पेन को अर्ध मत्स्येंद्रासन क्योर कर रहा है, इन तीनों को। ठीक है। ये इसका प्रोसीजर है। इसमें हम स्ट्रेट लेग्स के साथ सबसे पहले बैठेंगे। तो आप स्टेप्स में ये लिख देना, सिट स्ट्रेट विद लेग्स ओपन फॉरवर्ड इन फ्रंट, देन एक घुटने को हमें मोड़ना है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमें जो अपना एंकल है वो उस घुटने के दूसरी तरफ रखना है। देन वर्टिकली जो लेग है, नी है, उससे अपोजिट वाले हैंड को एल्बो से इंटेंगल करके हमें उसका जो टो है उसको होल्ड करना है, और अपनी कमर को अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करके फिर हमें वहाँ पे पीछे की तरफ अपना दूसरा हाथ प्लेस करना है। तो इसको हम बोलते हैं लॉर्ड ऑफ द फिश पोज, या यानी कि अर्ध मत्स्येंद्रासना। अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कई सारी डिजीज़ में, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ और बैक पेन में। और ये देखिए इसके यहाँ पर बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कई सारे, तो इन बेनिफिट्स को आप अपने आप पढ़ सकते हो। इट कीप्स गॉल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स हेल्दी, और enhances the stretchability of the back muscles, alleviates digestive ailments। ठीक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी, है ना। ये सारे पॉइंट आप पढ़ लीजिए। एड्रेनलिन को और बाइल को
भी ये क्या करता है, बूस्ट करता है और इसका सेक्रेशन वो करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में देखो, वुमेन हु आर 2 और 3 मंथ प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसन। द इंडिविजुअल्स हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ साइटिका, स्लिप डिस्क, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं करेगा। किसी को पेप्टिक अल्सर है, हर्निया है, और यानी कि डिस्क हर्निएटेड है, या हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड बहुत ज़्यादा है किसी का बढ़ा हुआ, तो वो इसको नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइपो मीन्स थोड़ा थायराइड जिसका लो है, मैंने हाइपर सोच के बोल दिया गलती से, तो आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ। अब आती है बारी ताड़ासन की। देखो, ताड़ासन भी हमारी कई सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए कॉमनली है, जो कि बेनिफिशियल है। ओबेसिटी, एस्थमा और हाइपरटेंशन तीनों में काम आ रहा है ये ताड़ासन। यानी कि सिंपली हमें सीधे खड़े होना है। वी नीड टू स्ट्रेच आवर बॉडी अपवर्ड्स, और इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से किया हुआ है, फिंगर्स को इंटरलॉक करके पाम अपवर्ड की हुई है, बट हम पाम को एक दूसरे की तरफ भी रख सकते हैं, प्रोसीजर में ऐसा भी लिख सकते हो आप। देन हील्स आर रेज्ड। मेन पॉइंट यही है कि हील को हमें रेज करना होता है ऊपर की तरफ। ये हाइट बढ़ाने के भी काम आता है, ओबेसिटी को भी रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ को भी दूर करता है, जिसको किसी को जैसे फ्रेश नहीं हो पाता है कोई, और उनको फ्रेश होने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा पानी वानी और ऐसे कुछ ड्रिंक लेनी पड़ती है फ्रेश होने के लिए, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में ये काम आता है। इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर, हमारी बॉडी का पोस्चर बहुत अच्छा करता है। साइटिका को भी ठीक करता है ये। साइटिका एक नर्व होती है वैसे, साइटिक नर्व, वो अगर कभी उसमें पेन हो जाता है डिस्क के पास से ओरिजिनेट होकर पेन लेग्स के अंदर पेनिट्रेट करता है आगे, मतलब प्रोपिगेट करता है, तो उस कंडीशन को हम साइटिका बोलते हैं। साइटिका पेन जो होता है बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का पेन होता है जिसको भी होता है, तो ये जो है इस आसन से ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पे आ गया, इट इज़ बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। अगर किसी को हाइपरटेंशन है यानी कि बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की, तो वो भी ठीक हो सकती है इससे। कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ लो जी। इन केस ऑफ हेडेक और इंसोम्निया, किसी को अनिद्रा की दिक्कत है, नींद नहीं आती है, या हेडेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको ये आसन अवॉइड करना चाहिए। लो ब्लड, इफ़ यू हैव लो, अगर किसी का बीपी ऑलरेडी लो रहता है तो उस बंदे को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हाइपरटेंशन के लिए है आसन, है ना, हाई बीपी वालों के लिए तो लो करता है। जिसका ऑलरेडी लो है वो तो बिल्कुल नहीं इसको करेगा, मतलब कि करना नहीं चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है। कटी चक्र आसन के लिए भी देखो कई सारी लाइफस्टाइल डिजीज जो रिपीटेडली आ रही हैं अब, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन। कटी चक्रासन में क्योंकि हम कमर को एक बार राइट एक बार लेफ्ट साइड को घुमाते हैं, इंटरचेंजिंग द हैंड्स, इस हाथ को उधर खोल देंगे अगली बार और राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रख देंगे, फिर उसके बाद दोबारा से इसी तरफ को घूमेंगे। इस तरह से हम लेफ़्ट टू राइट टर्न करते हैं और हमारी बैक इसमें ट्विस्ट होती है, तो उसमें हमारी मसल्स वगैरह बैक की रिलैक्स होती हैं, ठीक होती हैं, तो उसमें हमारा जो बैक पेन है वो ठीक होता है, एलिवेट होता है। ओबेसिटी को भी ये टारगेट करता है क्योंकि बेली फैट वगैरह कम करता है, और हमारी ट्रंक के ट्विस्ट होने से, वेस्ट लाइन के ट्विस्ट होने से हमारी जो डायबिटीज़ है, ये जो ऑर्गन रिलेटेड हैं इसके, हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और पैनक्रियाज से स्टिमुलेट होने से फ़र्क पड़ता है, डायबिटीज़ भी इम्प्रूव होती है, मतलब कि डायबिटीज़ के अंदर जो है ये आराम देता है, डायबिटीज़ की कंडीशन ठीक होने लगती है। हाइपरटेंशन भी इससे ठीक होता है जी, ब्लड प्रेशर को ये ठीक करता है, हाई बीपी को लो में कन्वर्ट करने की उसमें हेल्प करता है कंडीशन में। तो इसके बेनिफिट्स हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे हर आसन की तरह, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो तुम लोग। 5 से 10 बार इस आसन को हमें कर लेना चाहिए। फिर आता है उस्त्रासन। उस्त्रासन जो है हमारा ओबेसिटी, डायबिटीज़
ओबेसिटी, डायबिटीज़, एस्थमा और बैक पेन, इन चारों में आता है काम। तो देखो कितने सारी बीमारियां जो कॉमन है इन वाले 4-5 आसन में। तो ये इसका प्रोसीजर है कि हमें पहले नी डाउन करना है सीधे खड़े होने के बाद। उसके बाद वी नीड टू लीन बैक आवर बॉडी, अपर बॉडी, और हमें अपने एंकल को या हील को होल्ड करना है पाम से। उसके बाद हम लोग इस पोस्चर में कुछ देर तक होल्ड कर सकते हैं और ये 30 to 60 सेकेंड्स तक होल्ड किया जा सकता है। और जब हम इस पोस्चर में जाएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे, और जब हम वापस आएंगे नॉर्मल पोजीशन में तो हम वापस ब्रीद इन करते हुए अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। ये इसका प्रोसीजर है करने का। इसके बाद इसके बेनिफिट्स देख लो, बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए ये कई सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ में कॉमन भी है। इट हेल्प स्ट्रेंथन योर बैक मसल्स, बटक्स एंड बैक ऑफ थाइज, यानी कि हैमस्ट्रिंग की बात कर रहा है। बेनिफिशियल इन रिलीविंग बैक पेन, नेक पेन, ठीक है, सर्वाइकल पेन से भी ये हमें आराम दिलाता है। स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है। थायराइड के लेवल्स रेगुलेट हो जाते हैं इससे। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन इज हेल्पफुल इन गेटिंग रिड फ्रॉम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और डिस्कम्फर्ट। जिसको मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट है उसको भी ठीक होने लगता है ये सब, उसको ज़्यादा क्रैम्प्स वगैरह नहीं आते हैं, आराम मिलता है। और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं अगर किसी को, जैसे इरेगुलरिटी है, कभी साइकिल छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, कभी जल्दी पीरियड हो जाते हैं, कभी लेट होते हैं बहुत ज़्यादा, उसको भी ये ठीक करेगा। इसके बाद इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। दोज आर सफरिंग फ्रॉम हाई और लो ब्लड प्रेशर, किसी का फ्लक्चुएट होता है बीपी, तो उसको ये प्रैक्टिस करना नहीं चाहिए। इट शुड बी अवॉइडेड बाय दोज हु हैव एनी बैक इंजरी, बैक में अगर इंजरी है किसी को तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इन केस ऑफ माइग्रेन, अगर किसी को माइग्रेन है, सर में दर्द रहता है एक साइड में या इस तरह का कुछ सीन है, तो वो ना करे। यूजुअली वीक बैक और इंजर्ड बैक में नॉट, ये तो वही पॉइंट हो गया। इसके बाद आता है भुजंग आसन। भुजंग आसन देखो सबको क्योर कर रहा है, ओबेसिटी, डायबिटीज़, एस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन। भुजंग आसन मतलब जिसमें भुजाओं से परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। अपनी बॉडी को सबसे पहले हम प्रोन पोजीशन में लेटाते हैं। प्रोन पोजीशन मतलब चेस्ट ग्राउंड की तरफ या मैट पे, और उसके बाद फिर वी ब्रिंग आवर पाम अंडर द शोल्डर्स एंड देन वी स्ट्रेटन आवर एल्बो टू लिफ्ट द बॉडी लाइक अ कोबरा। तो इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं बेटा। तो ये भुजंग आसन जो है भुजाओं से करते हैं, भुजा पे सारा वजन आ जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं भुजंग आसन। इट एलिविएट्स ओबेसिटी, एजिलिटी आती है हमारे अंदर, स्ट्रेंथ आती है। यूरिनरी ब्लैडर को ये यूरिनरी डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, और लीवर को, ये लीवर के फंक्शनिंग को ठीक करता है, लीवर से रिलेटेड डिजीज़ को ठीक करता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा करता है। वर्टेब्रल कॉलम की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, बैक पेन में आराम देता है। गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव एलिमेंट्स में ठीक इम्प्रूवमेंट करता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन वगैरह ठीक होती हैं। स्ट्रेंथन्स द मसल ऑफ हैंड्स, हाथों की मसल को ये स्ट्रेंथनिंग देता है। दिस आसन देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन तो ऑब्वियसली नहीं करेगी क्योंकि प्रोन पोजीशन में आसन को परफॉर्म किया जा रहा है पेट की तरफ से। और दिस आसना शुड बी अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम हर्निया या बैक इंजरी। अगर किसी को देखो बैक में अगर पेन है तो हम कर सकते हैं, बट अगर किसी को हर्निएटेड डिस्क है, स्लिप डिस्क का एक ज़्यादा बुरा वर्जन होता है, उसको बोलते हैं हर्निएटेड, तो ज़्यादा रप्चर हो गया जिसमें किसी का डिस्क। बैक इंजरी अगर किसी को है, चोट है या हेडेक है किसी को, तो वो नहीं करेगा। और रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी अगर किसी की हुई है तो वो भी नहीं करेगा इसको। फिर आता है गौमुख आसन। गोमुख आसन में हम लोग नी को ओवरलैप करते हैं और हाथों को पीछे की तरफ होल्ड करते हैं, जैसे कि टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में सीनियर सिटीजन जो है उनको शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक बैक स्क्रैच टेस्ट कराया जाता है, उसकी तरह ये सेम। तो ये भी डायबिटीज़, एस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन चारों के लिए ही है। इसके हम लोग यहाँ से बेनिफिट्स पढ़ सकते हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ सकते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट।
नी इंजरी वाले लोगों के लिए ये अलाउड नहीं है, ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। शोल्डर इंजरी अगर किसी को है तो, या किसी को है ना दिक्कत है शोल्डर में, पेन है या इंजरी है, तो वो ना करे। हिप इंजरी अगर किसी को है वो भी ना करे इसको। तो ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। लेग मसल्स को इलास्टिसिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ लंग्स, क्योंकि चेस्ट ओपन हो रही है, तो ये एस्थमा में भी इसीलिए काम आ रहा है। सूर्य भेदना प्राणायाम। अब देखो प्राणायाम की बारी आ गई। सूर्य भेदना मतलब हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल से हम ब्रीद इन करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सूर्य भेदना, पद्मासन में या सुखासन में बैठ के। सूर्य भेदना में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमारी जो वार्मर साइड है, गर्म साइड है, सन साइड, हमारी राइट साइड को बोलते हैं, उससे हम लोग हीट अपनी पूरी बॉडी में फैला रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप ये लॉजिक से याद रखना कि फैट जो है, चर्बी यानी कि चिकनाई, उसको हीट जो है जलाती है, ख़त्म करती है। हीट बर्न्स द फैट। तो इसीलिए ये ओबेसिटी को क्योर करने के लिए काम आ रहा है, और हम अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर इसमें रेज़ कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कपालभाति प्राणायाम जो है उसको फ्रंटल ब्रेन बेलोइंग भी बोलते हैं। कपालभाति में हम लोग झटके से सांस को नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकालते हैं, यूजिंग द शैलो ब्रीदिंग इन, एंड देन विद हाई प्रेशर वी ब्रीद आउट थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन में भी झटका लगता है, थोड़ा सा ब्रेन के फ्रंट पार्ट में, फ्रंटल पार्ट में। तो कुछ इस तरह से साउंड होती है। 10 से 15 बार इसको हम क्विक एक्सेलेशन के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, और 4 से 5 राउंड इसके पर डे हमें करने चाहिए, 10 से 15 एक्सेलेशन के। ठीक है, अब डायबिटीज़ पे के लिए ये काम आता है, क्योंकि जब हम प्रेशराइज करते हैं अपनी जो लोअर एब्डोमेन है, सांस को वो झटके से बाहर निकालने के लिए, तो उस टाइम पे हमारा पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, वो क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, और किडनी वगैरह ये सब हमारे जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं ये इसमें क्या बोलते हैं, एंगेज होते हैं। तो इसीलिए डायबिटीज़ से इसको आप रिलेट कर सकते हो। अनुलोम विलोम अस्थमा के लिए काम आता है। बहुत ही सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, 3 से 4 बार हमें ये रिपीट करनी चाहिए। और इसमें हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं। थंब से हम लोग राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ़्ट साइड से इनहेल करते हैं, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से फिर हम लोग बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल आउट करते हैं, और फिर इस प्रोसेस को हम वाइस वर्सा रिपीट करते हैं। तो दोनों ही नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग हो रही है, दोनों ही नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट हो रहा है। ब्रीदिंग इन और आउट दोनों तरफ से हो रहा है, बट इसमें हम कंटिन्यूस मैनर में कर रहे हैं, हम लोग होल्ड नहीं कर रहे हैं। जबकि जो हमारा नाड़ी शोधना प्राणायाम है उसमें हम लोग इसी तरह से ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं, लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल से, लेकिन उसमें हम ब्रेथ को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। तो ये इसमें फ़र्क है, बाकी प्रोसीजर एकदम सेम है नाड़ी शोधना का और अनुलोम विलोम का। अब आ जाता है हमारा शीतली प्राणायाम। सॉरी, इसमें थोड़ा सा पीपीटी बनाने में दिक्कत हो गई है। शीतली प्राणायाम में हम क्या करते हैं, वी एक्सटेंड आवर टंग आउट, कीपिंग अ लिटिल स्पेस बिटवीन द टंग, एंड वी एक्सटेंड आवर टंग आउट ऑफ द माउथ थ्रू द लिप्स। और ऐसे एक ओवल शेप बना के छोटी सी हम लोग उसमें से क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं हिज की साउंड के साथ। एक बार सांस भर के देखो, ऐसे आपको बहुत ही ठंडा महसूस होगा। एक बार करने से इतना ठंडा महसूस हो रहा है जब हमारे लंग्स में और पूरे ब्रेन में होल्ड करने से इस ब्रेथ को, तो सोचो 10 से 15 बार रेगुलरली जब हम इसको रिपीट करते हैं तो क्या ज़बरदस्त तरीके से हमारे ब्रेन को और माइंड को स्टेबल करता है, ब्रेन को ठंडा करता है, पूरी बॉडी को शांत कर देता है, शीतल कर देता है। इसीलिए इसका नाम है शीतली प्राणायाम, और ये हाइपर टेंशन को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए काम आता है। ठीक है, क्योंकि हाइपर टेंशन में वैसे ही हमारा जो बॉडी है वो गर्म रहती है, टेम्परेचर रेज रहता है हमारे ब्रेन का भी। और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन और बेनिफिट्स आप पढ़ सकते हो।
स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। नाड़ी शोधना प्राणायाम जो कि मैं बता रहा था बैक पेन के लिए होता है, और इसके कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि इट क्लियर्स एंड रिलीजेस टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी, स्ट्रेस और एंक्शसनेस को रिड्यूस करता है, हार्मोन्स जो है उसको बैलेंस करता है, सोलर और लूनर एनर्जीज को हमारी मतलब कि सन और मून साइड जो हमारी उसको बैलेंस करता है, इन्हांसिस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। मेडिटेशन टाइप का ये आसन है, मेडिटेटिव टाइप का आसन है, तो ये हमारा जो कंसंट्रेशन है उसको भी अच्छा करता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन में लिखा है अवॉइड इट्स पेशेंस सॉरी अवॉइड इट्स प्रैक्टिस इफ़ योर साइनसिस आर ब्लॉक्ड। अच्छा, नोज से रिलेटिव ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जैसे किसी को साइनस ब्लॉक्ड है तो इसको नहीं करना है, बिकॉज सिंगल नोस्ट्रिल से वो हो रहा है ब्रीदिंग इन, तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इट्स प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड। मेंस्ट्रुएशन में ये नहीं करना चाहिए। अवॉइड इट इन केस ऑफ कोल्ड एंड फीवर। अच्छा, अगर किसी को वायरल है, कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, तो उसमें भी इसको अवॉइड करना है। तो ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। बैक पेन के लिए ये होता है, और इसमें हम लोग ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं, सेम मुद्रा बना के जो ये हाथ की दिखाई हुई है। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को होल्ड करते हैं, और लिटिल फिंगर और ये वाली जो थर्ड फिंगर है हमारी, इसको हम लोग एक साथ कपल करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करते हैं, राइट से ब्रीद इन करते हैं। देन थंब से हम लोग राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करके और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करते हैं, राइट से ब्रीद इन करके। ऑल्टरनेटली ये प्रोसीजर चलता रहता है, और इसमें हम लोग बीच बीच में इनहेल करने के बाद थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। 10 से 12 साइकिल इसकी परफॉर्म करनी पड़ती है हमको एक बार में, अगर हम ये प्राणायाम कर रहे हैं तो। और ये इसी के साथ आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। सिंपल वाले इजी वाले आसन जो हैं उनका प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशन और बेनिफिट्स ज़रूर पढ़ लेना, उसका आपको जो है लिखने के लिए आ सकता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन या गौमुख आसन या इस तरह के जो थोड़े टफ वाले हैं ड्रॉ करने के लिए स्टिक डायग्राम, वो आपको शायद नहीं आएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप इस चैप्टर की तैयारी करना। अब मैं इस चैप्टर को यहीं पर जो है लेक्चर को ख़त्म करके फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे मेरी भी मोटिवेशन बढ़ती है। थैंक यू।